रोशन भाऊ सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले नजर डालते हैं ऐसी खबरों पर जो रही सुर्खियों में। लेकिन आपको बता दें कि आप भी यदि अपने आसपास की शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, कथा कहानियाँ, लाइव टेलीकास्ट, चुनाव, राजनीति और बहुत कुछ। ये सब जानने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है रोशन भव। लेकिन अब नजर डालते हैं क्या रहा सिटी हलचल में। चंडीगढ़ में बुधवार सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। धुंध के कारण विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर ही रही। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ था। मौसम विशेषज्ञ मनमोहन सिंह ने बताया कि रात और कल यानी कि 3 फरवरी को बारिश की आसार चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में बारिश हो सकती है और इसके बाद कोहरा भी छा सकता है। ठंड का प्रकोप 15 फरवरी तक इसी तरह जारी रहेगा। उसके बाद मौसम खुलना शुरू होगा। मौसम का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होगा। उसके बाद ही लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी भी कर दी है। ऐसे में 2 फरवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी रह सकती है। ठंडी बर्फीली हवाएं चल सकती हैं। ठंड के इस मौसम में यदि गरीब लोग चाहते हैं तो उन्हें कोट, पैंट, स्वेटर और अन्य सुविधा के अनुसार कपड़ा मिल सकता है, और वह भी सिर्फ 1 रुपए में। 1 रुपए में इस सर्दी से बचने का सबसे आसान तरीका नगर निगम चंडीगढ़ ने पेश किया है। यह मिसाल है उन सभी के लिए जो कॉरपोरेशन पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं। चंडीगढ़ में यह पहला स्टोर खोला गया है और यहां पर 1 रुपए में कपड़ा मिलता है। यह स्टोर सरकारी है और इसका नाम भी बिल्कुल अलग सा रखा गया है। इस स्टोर का नाम है नया सा, यानी कि सब कुछ नया सा दिखने वाला स्टोर, जो कि जरूरतमंदों को यहां पर 1 रुपए में कपड़े बेचेगा। जरूरतमंद लोगों के लिए अपने आप में यह अनोखी पहल है। असल में जो कपड़े यहां पर बेचे जाते हैं उन कपड़ों को नगर निगम शहर के लोगों से इकट्ठा करता है। इसके बाद कपड़ों को सेग्रीगेट करने, धोने के बाद उन्हें स्टोर में बेचने का काम रक्षक ग्रुप से जुड़ी 10 महिलाएं संभाल रही हैं। स्टोर में आधार कार्ड दिखाकर कोई भी अपनी पसंद का अपने हिसाब से कपड़ा खरीद सकता है। नगर निगम ने लोगों से कपड़े इकट्ठे करने के लिए स्वच्छ सवारी नाम की एक गाड़ी भी शुरू की है, जो अलग अलग रेजिडेंशियल एरिया में जाकर कपड़े इकट्ठा करती है। कपड़े डोनेट करने वालों को नगर निगम के कर्मचारी रसीद भी देते हैं। इन कपड़ों को लोगों से लेने के बाद इन्हें लॉन्ड्री में धोने के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद कपड़े प्रेस करने के बाद इनकी इस तरह से पैकिंग की जाती है जिससे यह लगता है कि यह पुराने नहीं बल्कि नए कपड़े हैं। और इसके लिए नगर निगम ने अच्छी शुरुआत की है। शहरवासी भी अभियान से जुड़कर जरूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें साफ सुथरे कपड़े दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह काम सरकारी संस्था द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान को नगर निगम ने आपके घर के उनके घर तक का नाम दिया है। नगर निगम के अनुसार कोई भी शहरवासी फोन करके कपड़े डोनेट कर सकता है और यह फोन नंबर है 9041998099। नगर निगम के अनुसार जिस भी रेजिडेंशियल एरिया से कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं उनका रोस्टर 1 सप्ताह पहले ही बना लिया जाता है। कपड़े इकट्ठा करने के बाद उन्हें रक्षक ग्रुप की महिलाएं क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग करती हैं। जो कपड़े पहनने योग्य नहीं होते या जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती उनका प्रयोग बैग बनाने के लिए किया जाता है। बैग बनाने का काम एक अन्य संस्था को दिया गया है। छात्र धोखाधड़ी के खिलाफ मॉन्ट्रियल के 3 कॉलेजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि चंडीगढ़ में कनाडा दूतावास के सामने 10 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके विषय में जानकारी देते हुए पीड़ित छात्र मणि राय, गौरी सोहल, युवा भारत सभा के प्रदेश अध्यक्ष और अन्यों ने बात करते हुए कहा कि भारत के सैकड़ों छात्र पहले ही विभिन्न एजेंटों के माध्यम से इन कॉलेजों में आईडीपी पिरामिड केंद्रों के माध्यम से प्रवेश के लिए हजारों डॉलर का भुगतान कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश छात्रों के अध्ययन वीजा रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन फीस वापसी की मांग के बावजूद इन छात्रों को फीस वापस नहीं की गई है। अध्ययन वीजा रद्द होने की स्थिति में छात्रों के पास धन वापसी का कानून अधिकार है, लेकिन बार बार गुहार करने के बाद भी उनकी फीस वापस नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासकों द्वारा छात्रों को कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं दी जा रही। छात्र घर बैठे हैं और उनका स्टडी परमिट खत्म हो रहा है।
इनमें से लगभग 30% छात्रों ने अभी अभी अपने पहले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू की थी और 70% छात्र अपनी पढ़ाई खत्म करने वाले थे। आने वाले दिनों में अगर ये तीनों कॉलेज इसी तरह बंद रहते हैं तो इन कॉलेजों के लाइसेंस रद्द किए जाते हैं। तो इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों ने मांग की है कि कनाडा सरकार, शिक्षा मंत्री, कनाडा में भारतीय दूतावास और भारतीय विदेश मंत्री तुरंत हस्तक्षेप करे और इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करे ताकि भविष्य में छात्रों को शिक्षित किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में छात्रों ने छात्रों के वीजा शुल्क को रद्द कर दिया। 3 बंद कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई पूरी करने, CAQ के अध्ययन परमिट मंजूरी देकर छात्रों का स्नातक किया और अध्ययन वीजा प्राप्त करने वाले छात्रों को अनुमति दी। पीड़ित छात्र सिमरन और अन्यों ने कहा कि मॉन्ट्रियल में 2 बार विरोध किया। आने वाले दिनों में छात्र कनाडा के शिक्षा मंत्री, कनाडा में भारतीय दूतावास और विपक्ष में याचिकाएं भी सौंपेंगे। सेक्टर 34 और 33 लाइट पॉइंट पर एक आज बड़ा हादसा हो गया। यहां पर 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। एक गाड़ी जो कि सेक्टर 20 की तरफ से आ रही थी अचानक रास्ते में रुकी या धीमी हुई तो पीछे से आ रही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। एक के बाद एक इसी तरह से 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यहां तक कि प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी कहा कि जो एक गाड़ी चालक था उसने शराब पी रखी थी और उसी के कारण इतनी जोरदार टक्कर लगी कि चारों गाड़ियों को एक दूसरे से टकराना पड़ा और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद जो यह हादसा हुआ इसमें किसी भी जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। हां, गाड़ियां अवश्य क्षतिग्रस्त हुई हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने स्थिति को संभाला और उसके बाद जांच आरंभ की। जनरल कैटेगरीज वेलफेयर फेडरेशन पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर श्यामलाल शर्मा, प्रेस सेक्रेटरी जगदीश सिंगला, सूबा प्रधान जसवंत सिंह धालीवाल ने प्रेस क्लब सेक्टर 27B चंडीगढ़ में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले तिथि 28 जनवरी 2022 के तहत 125 से भी ज्यादा अपीलों का निपटारा करने के लिए मापदंड तय कर लिए हैं। इन केसों में सुनवाई पूरी करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से जजमेंट 26 अक्टूबर 2021 को रिजर्व की गई थी। अब ऐसे सैकड़ों केसों में हर एक केस संबंधी सुनवाई अलग अलग माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से 24 फरवरी 2022 को शुरू की जाएगी। जनरल वर्ग की ओर से इन केसों को डिफेंड करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि रिजर्वेशन के हक में अलग अलग राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर फीस वकीलों को दी जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच की ओर से नागराज के केस के फैसले को संबोध में यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारी अधिकारियों के विरोध में डाटा इकट्ठा करने के बाद ही पदोन्नति के राखवाकरण तभी दिया जा सकता है अगर रिजर्व कैटेगरीज की प्रतिनिधि कम हो। एम नागराज के केस के फैसले के विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच ने तिथि 10 मई 2019 बी के पवित्रा 2 के केस में फैसला कर दिया था कि अलग अलग विभागों के कैडर वाइज डाटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बी के पवित्रा के केस में दिए फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजे फैसले से रद्द कर दिया है। इस फैसले से जनरल वर्ग को काफी राहत प्राप्त हुई है। यह भी स्पष्ट किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला तिथि 19 अक्टूबर 2006 जो कि एम नागराज के केस में किया गया था वह प्रोस्पेक्टिकल लागू होगा। शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला तिथि 20/2018 के द्वारा पंजाब के रिजर्व एक्ट 2006 की उन धारणाओं को रद्द कर दिया गया था जिस अनुसार पदोन्नति के राखवाकरण का अपबंध किया गया था। माननीय हाईकोर्ट की ओर से यह उपबंध इसलिए खर्च किए गए थे क्योंकि पंजाब सरकार की ओर से नौकरियों में रिजर्व कैटेगरीज के कर्मचारी अधिकारियों संबंधित डाटा इकट्ठा नहीं किया गया था। इस फैसले के विरोध चाहे पंजाब सरकार की ओर से SMP दर्ज नहीं की गई थी परंतु रिजर्व कैटेगरीज की एक एसोसिएशन के फैसले विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन नंबर 18925/2018 दर्ज की गई थी जिसकी सुनवाई ही अब ताजा फैसले के अनुसार की जानी है। फेडरेशन सरकार से मांग करती है कि उनकी ओर से जो डाटा इकट्ठा किया गया है उस अनुसार रिजर्व कैटेगरीज के प्रतिनिधित्व नौकरियों में निश्चित कोटे से ज्यादा हो गई कि लिटिगेशन
को खत्म करने के लिए पंजाब में पद उन्नति के समय तुरंत खत्म किया जाए। जिन 1-2 महकमों में रिजर्व कैटेगरीज अधिकारियों की प्रतिनिधित्व कोटे से कम है, उन केसों में पद उन्नति करते समय विचार किया जा सकता है, परंतु जिन महकमों में पहले ही कोटे से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, उन विभागों में पद उन्नतियों के समय राखवाकरण जारी रखा जाना किसी भी कारण उचित नहीं होगा। अपने पहले गाने जान वजदी से गीत संगीत के क्षेत्र में अपनी मधुर आवाज से धाक जमा चुके पंजाबी गायक अमृत विर्क ने अपना नया गाना पुल दे नहीं को एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया। गाना एक सैड सॉन्ग है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमृत विर्क ने अपने नए गाने पुल दे नहीं को रिलीज करते हुए कहा कि यह उनका चौथा गाना है जो कि 4 फरवरी को औपचारिक रूप से रिलीज होगा। इससे पहले वो अपने 3 गाने श्रोताओं की नजर कर चुके हैं। उनका पहला ही डेब्यू गाना जान वजदी जो कि एक रोमांटिक गाना था, उन्हें गीत संगीत के शौकीन श्रोताओं में पहचान दिला चुका है। उसके बाद उनके दूसरे गीत स्टैन ने उन्हें रातों रात ख्याति दिला दी। यह गाना एक क्लब सॉन्ग था। इस प्रकार उनके तीसरे बीट सॉन्ग रेंज को भी श्रोताओं ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। श्रोताओं की मांग को देखते हुए अब वो अपना नया पंजाबी गाना पुल दे नहीं को लेकर आए हैं जो कि एक सैड सॉन्ग है। इसे एमवी रिकॉर्ड्स और अमृत विर्क प्रेजेंटेशन ने पेश किया है। उन्होंने बताया कि 4 मिनट के इस गाने का म्यूजिक आईजे ब्रदर्स ने दिया है। गीत लिरिक्स शिबू टोपरा का है जिसके निर्देशक जग्गा बड़ैच हैं। गाने के निर्देशक जग्गा बड़ैच ने बताया कि गाने की कहानी एक प्रेमी युगल के इर्द गिर्द घूमती है जो कि एक दूसरे से बेहनता मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी कर दी जाती है। लड़की अपने प्रेमी को सब कुछ क्लियर करना चाहती है, लेकिन गलतफहमी और शक के जाल में फंस चुका प्रेमी उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसी को लेकर सारा ताना बाना बुना गया है। पंचकुला के साथ लगते चंडीगढ़ के मौली जागरा में सिलेंडर फटने से 3 लोग जल गए। एक व्यक्ति के हादसे में ज्यादा जलने की सूचना भी है। 2 अन्य लोग ब्लास्ट की चपेट में आ गए। सिलेंडर ब्लास्ट होने से जले सभी लोगों को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में पहुंचाया गया है। हादसे में घायल पप्पू नाम के व्यक्ति को ज्यादा जलने के चलते पीजीआई रेफर कर दिया गया। घायल ने बताया कि परफ्यूम की शीशी खोलने का काम कर रहे थे, उसी दौरान आग लग गई। उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की चपेट में आए एक घायल ने बताया कि जहां ब्लास्ट हुआ उसी घर के पास से वह जा रहा था, उसे भी इस चपेट में ले लिया गया और वह घायल हो गया। वो कोई बंदा अपने घर में सिलेंडर कुछ कर रहा था, उसकी खिड़की खुली हुई थी, वहीं से गली जाती, हम वहाँ से जा रहे थे तो सिलेंडर एकदम से जैसे मार बच्चे वो फट गया और हम ये हादसा हो गया। हम गली से जा रहे थे, वो खिड़की खुली रखते तो बाहर तक आ गई। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल और उनकी टीम ने मकड़जाल बनाकर 2 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा और उनके कब्जे से 2 कंट्री मेड पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रवि कुमार और संजीव उर्फ सोनू के रूप में हुई है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार दोनों पर पहले ही कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इतना ही नहीं, यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं और दीपू बनूड़ का भाई कहलाया जाता है। पकड़े गए दोनों आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से दोनों को 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वहीं डीएसपी रामगोपाल ने बताया कि आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, उनसे और भी कई खुलासे हो सकते हैं। ये 1 तारीख को मनी माजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ के पास इन्होंने नाका लगा रखा था और वहाँ पे इस नाके के दौरान उन्होंने 2 बंदों को इंटरसेप्ट किया था जिसकी एज एक की 32 साल है और एक की कोई 43 इयर्स के करीब है। उन दोनों को सस्पिशंस के आधार पे रोका और उनकी तलाशी लेने पे उनसे 2 कंट्री मेड पिस्टल और लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए, जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन मनी माजरा में एफआईआर दर्ज की गई है और उनका 1 दिन का रिमांड भी लिया गया और इनके इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि गैंगस्टर्स के साथ कोई संबंध है। चंडीगढ़ के सेक्टर 19 थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से तलाशी के दौरान 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान
रमन के रूम में हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। टीएसपी रामगोपाल ने बताया कि सेक्टर 19 में पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। यहाँ पास से ही आरोपी गुजर रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। इसके बाद पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे कुछ ही दूरी पर जाकर पकड़ लिया गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से उसकी जेब से 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उसमें 1 तारीख को कल 12:30 बजे एक पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग पे थी और वहाँ पे उन्होंने नाके के दौरान एक बंदे को इंटरसेप्ट किया और उसकी जब तलाशी ली तो उसके पास से 6.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। कांस्टेबल भर्ती मामले के बाद एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब बिजली विभाग के एएलएम पद की भर्ती में एक फर्जी उम्मीदवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान देशराज शामली उत्तर प्रदेश निवासी के रूप में हुई है। सोमवार को सेक्टर 5 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में बिजली विभाग में भर्ती हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई थी। एक युवक का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अंबाला में एग्जाम देने गया था, जिसमें उसके स्थान पर किसी और लड़के ने एग्जाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इससे कई खुलासे करने की उम्मीद पुलिस ने जाहिर की है। कल हमारे पास सूचना आई थी कि भाई यहाँ पे एएलएम की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है भर्ती के लिए, तो उसमें एक लड़का है जो उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। जब पुलिस पार्टी में आ गई तो हमारे पुलिस के हवाले इसको कर दिया। बाद में पूछताछ करने पर यह फर्जी पाया गया तो इसके खिलाफ एफआईआर 59 पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 में दर्ज की गई, जिसका आज अदालत में पेश किया गया था और 2 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस ने लिया है। सर, इसे रिमांड में क्या चीज़ रिकवर की जाएगी, क्या चीज़ पता किया जाएगा? इससे रिमांड में पैसे बरामद किए जाएंगे जो इसने इसने बताया कि अभी मेरे पास 25,000 रुपये उन्होंने एडवांस मेरे को दिए थे जो मैंने अपने घर पे रखे हुए हैं जी, ठीक है, वो बरामद किए जाएंगे। और इसने जो अपने साथियों के नाम लिए हैं जी, एक बार उनके उस पर दबिश दी थी। वाला कहाँ का है और किसकी जगह? ये यूपी शामली का रहने वाला है और इसने महिपाल नारनौल से रहने वाले, उसकी जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया था। नाम क्या है? इसका नाम है देशराज। इनका कोई क्लियर नहीं है, जितने भी ये मिलते हैं इनको उतने में चले आते हैं, ठीक है। ये ना तो इसने किसी का एग्जाम दिया, ये आया सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया था, जो फिंगरप्रिंट मैच ना होने की वजह से यहाँ पे पकड़ा गया। इसमें आगे लगता है कि क्या भी गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ, इसमें अभी रिमांड पे 2 दिन देखते हैं, ऐसी पूछताछ होगी और दबिश डाली जाएगी और उसमें गिरफ्तारी होगी आगे। और सेक्टर 26 आशियाना कॉम्प्लेक्स बी ब्लॉक के पास एक व्यक्ति का गटर के अंदर शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। आशियाना कॉम्प्लेक्स के सामने गटर के अंदर एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद सेक्टर 25 पुलिस चौकी के इंचार्ज चंडी मंदिर थाना एसएचओ और एसीपी मौके पर पहुंचे। इसके बाद शव को गटर से बाहर निकाला गया। व्यक्ति के सिर से खून निकल रहा था। व्यक्ति की पहचान राम मदनपुर सेक्टर 26 निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर 6 स्थित सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। चौकी इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद व्यक्ति के शव को गटर से निकाला गया और भविष्य के लिए जांच शुरू कर दी है। ये सुबह हमें डायल 112 वालों ने सूचना दी थी कि यहाँ मौके पे गटर के अंदर एक बॉडी गिरी हुई है, तो आप पहुँचो। तो सूचना पाकर मैं अपने स्टाफ के साथ तुरंत यहाँ पर पहुँचा। तो एक व्यक्ति ये पानी का जो गटर आशियाना का जो पानी जाता है उसके अंदर गिरा हुआ था, तो उसको हमने फिर बाहर निकाला है। बाहर निकालने के बाद अभी सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पे बुलाया, प्रबंधक अफसर आ गए और एसीपी साहब आए हैं। तो अभी तो ये श्योर नहीं है, क्योंकि जैसे ही बॉडी को बाहर निकाला गया उसके बाद उससे खून आना शुरू हुआ है। जब बॉडी अंदर गिरी थी पानी में कोई ऐसा निशान नहीं था खून का। अभी हम इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं। नहीं, अभी ऐसा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं आ रहा सामने, बट अभी पोस्टमार्टम के बाद देखेंगे जी क्या पहचान होगी उसकी। ये श्री राम इसका नाम है, ये मिर्ज़ापुर यूपी का रहने वाला है और इसकी वाइफ जहाँ मदनपुर के अंदर गाँव में किराए पर रहती है। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। सिटी हलचल में आपको फटाफट न्यूज़ दिखाने का हमारा मकसद यही है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर कोई
न्यूज़ जानना चाहता है, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, क्राइम की ग्राफ क्या कह रहा है, ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं और इसी को बताने का हम प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास को आप हमें सहयोग दें और हमारा यूट्यूब चैनल रोशन भव सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।